बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए बेटा, आपका ORCC इस टाइम चल रहा है और बेटा आपको 12th के अभी तक रिप्रोडक्शन, उसके बाद जेनेटिक्स, एवोल्यूशन और फिर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए। मगर बेटा बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर में मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए थे। तो अब हम बेटा लास्ट टॉपिक की ओर जाएंगे एंड दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। और देखेंगे बेटा कि बायोटेक्नोलॉजी में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस बेटा याद करने पड़ेंगे या समझने पड़ेंगे फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो बेटा बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है यहां पे बायोटेक में, वो ये है कि डिस्क्राइब ब्रीफली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के बारे में बोलिएगा। उसके बाद बेटा व्हाट आर द क्लोनिंग वेक्टर्स एंड नेम द क्लोनिंग वेक्टर्स यूज्ड फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो यहां पे आएगा, जो बेटा बोर्ड में चांसेस है आने के, राइट शॉर्ट नोट ऑन PBR 322। उसके बाद नेक्स्ट, डिफरेंट मेथड्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस रिकम्बिनेंट DNA इनटू द होस्ट सेल। राइट शॉर्ट नोट ऑन PCR, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बायोरिएक्टर एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद रेस्पेक्ट टू BT क्रॉप्स या BT प्लांट्स। What is gene therapy? Illustrate using the example of adenosine deaminase deficiency disease। ये भी एक क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जीन थेरेपी पे। और डिफाइन गोल्डन राइस, बायोपेटेंट एंड बायोपायरेसी। ये बेटा क्वेश्चंस है जो आपको देखने पड़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, और इन क्वेश्चंस के बेटा ढेर सारे चांसेस है आने के। तो चले बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम अब यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्क्राइब ब्रीफली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। देखिए बेटा, जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं वहां पे आपको बेटा पढ़ाया गया होगा कि यहां पे बेटा जीन, हम एक सेल से डिजायर्ड जीन निकालते हैं, फिर उस डिजायर्ड जीन को बेटा हम ट्रांसफर कर देते हैं इनटू द होस्ट सेल, ताकि बेटा हमें कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले जो हम चाहते हैं। अब बेटा वहां पे जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हो, आपको बेटा इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, ताकि बेटा आप जो DNA आपके पास है, सपोज बेटा ये हमारे पास यहां पे DNA है, अब इस DNA में बेटा मेरे पास यहां पे ये डिजायर्ड जीन है, और इस डिजायर्ड जीन को बेटा मैं बाहर निकालना चाहता हूं, अलग निकालना चाहता हूं इस DNA से। तो एट दैट टाइम बेटा हमारे पास एक एंजाइम है एंड दैट इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स क्या करते हैं, ये DNA को बेटा काटते हैं ऑफ इनटू वेरिएबल लेंथ्स। पर इनके काटने का जो तरीका होता है वो बेटा स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक इसलिए कि ये ऐसे ही नहीं DNA को जहां चाहेंगे वहां काटेंगे, ना, ये DNA को बेटा खास साइट्स पे काटते हैं एंड दोज सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, या इनको हम कभी कभी बेटा एक और नाम देते हैं रिकॉग्निशन साइट्स। यही तो बेटा आज के लेक्चर में आपको अब देखना है कि क्या है ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। इससे पहले कि बेटा, क्योंकि मैंने इसका PDF बेटा तैयार करके रखा है, जो भी वहां लिखा है मैं सब कुछ बेटा आपके सामने डिस्कस करूंगा। फिर जब बेटा आपको इंशाल्लाह बेटा इसका PDF मिलेगा, वहां पे आपको सीधे बेटा PDF इसका अच्छी तरह से मिलेगा, और जो जो मैं बोलूंगा वहीं पे वहां लिख वो बेटा वहां पे लिखा है। तो चले बेटा, अब हम देखेंगे कि जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस है, ये बेटा पहले कहां पे होते हैं, कहां से हम इनको हासिल करते हैं। देखिए बेटा, आपने बैक्टीरिया का नाम तो सुना होगा। सपोज बेटा ये मेरे पास यहां पर एक बैक्टीरिया है, नजर रखिएगा बेटा। अब यहां पर तो बैक्टीरिया है, सेल वॉल बाज़ाब्ता है, सेल वॉल के अंदर से बेटा फिर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिलेगा इस बैक्टीरिया में। तो अब हम देखेंगे बेटा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां से पहली बार देखे गए। गौर से देखिएगा। सपोज बेटा एज्यूम करो कि जो बैक्टीरिया यहां पे है, दिस बैक्टीरिया इज ई कोलाई। अब बेटा आपने सुना होगा बैक्टीरियोफॉजेस का नाम। ये वो वायरसेस होते हैं बेटा जिनमें कुव्वत होती है, ताकत होती है किसको इन्फेक्ट करने की, बैक्टीरिया को। और इसी में बेटा आपको एक वायरस या बैक्टीरियोफॉज मिलेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज लैम्डाफॉज, मशहूर फौज है।
उसके बाद बेटा अब देखिए फौज क्या करता है। इस फौज में बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जब वायरसेस बेटा इन्फेक्ट करते हैं किसी भी सेल को, वो अपना जेनेटिक मटेरियल कहां भेजते हैं? अंदर, इनसाइड द होस्ट सेल। यही तो बेटा आपका लैम्ब्डा फौज भी कर देता है। ये अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो भेजता है बेटा किसमें? ई कोलाई में। इस गर्ज से ताकि बेटा इस ई कोलाई का अपना भी जेनेटिक मटेरियल है ना, अपना भी डीएनए है ना, ताकि बेटा ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लैम्ब्डा फौज का है ये जुड़ जाए विद द बैक्टीरियल डीएनए, और इसकी वजह से बेटा जो ये बैक्टीरिया है ये वायरस का गुलाम हो जाता है। क्योंकि जब बेटा ये लैम्ब्डा फौज अपना डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ जोड़ता है तो इसकी वजह से क्या होता है? अब ये बैक्टीरियल सेल वायरल प्रोटीन्स बनाती है, जिसकी वजह से बेटा ये वायरस की गुलाम हो जाती है और अल्टीमेटली बेटा इसके अंदर अब वायरल बेटा डीएनए मल्टीप्लाई करता है और एक टाइम आता है कि डीएनए, वायरल डीएनए इतना एक्यूमुलेट होता है इस ई कोलाई में, ये इसकी लाइसिस कर देता है और बैक्टीरिया की कहानी खत्म। अब देखिए बेटा जो ये बैक्टीरियल डीएनए है, यहां पर ये ई कोलाई का डीएनए है, ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, और ये बेटा यहां पे डीएनए जो मैंने पिंक कलर से बनाया ये लैम्ब्डा फौज का है। मगर क्या बेटा ई कोलाई घुटने टेकेगा? ना बेटा, जैसे वायरस ने सीखा है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना, उसी तरह बैक्टीरिया ने भी बेटा अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म विद पैसेज ऑफ टाइम डेवलप किया। और डिफेंस अब ये कैसे करेगा? जो ही बेटा शाबाश इस बैक्टीरिया के अंदर इस लैम्ब्डा फौज ने अपना डीएनए अंदर भेजा, उसी टाइम बेटा ये ई कोलाई अब क्या करता है? ये दो किस्म के एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। वन इज called as restriction endonuclease and another is called as, नजर रखिएगा बेटा, another enzyme is called as methylase। आप देखिए बेटा ये restriction endonuclease क्या करेगा और ये methylase क्या करेगा? ये restriction endonuclease क्या करता है? ये बेटा इस लैम्ब्डा डीएनए के, लैम्ब्डा फौज के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के टुकड़े टुकड़े करता है, खत्म कर देता है इसको। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं बेटा कि जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस है ना, ये बैक्टीरिया में बेटा उस टाइम बनते हैं जब उनमें कोई बैक्टीरियोफाज अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अंदर फेंकता है इन्फेक्शन के गर्ज से, ताकि वो बैक्टीरिया को खत्म करे। मगर बैक्टीरिया भी बेटा क्या करता है? वो भी बेटा शाबाश अपना रंग दिखाएगा, उसको भी जीने का हक है। वो बेटा एक एंजाइम उसी टाइम प्रोड्यूस करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो बेटा शाबाश इस वायरल डीएनए के टुकड़े टुकड़े करता है। इसकी वजह से बेटा इस ई कोलाई को नजात मिलता है लैम्ब्डा फौज से। पर अब क्वेश्चन उठेगा, सर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो हमने समझा कि ये बैक्टीरिया डिफेंस के तौर पे इस्तेमाल करता है अगेंस्ट द शाबाश बैक्टीरियोफाजेस व्हिच कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मगर सर ये मिथाइलेस यहां पे क्या काम करेगा? हो बेटा जरा गौर से देखिएगा, जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इससे बेटा लैम्ब्डा फौज के डीएनए के टुकड़े टुकड़े किए ना, ये बेटा इस ई कोलाई के डीएनए के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता है ना। मगर देखे बेटा उसी टाइम क्या होता है कि जो ये मिथाइलेस यहां पे बनता है, ये मिथाइल ग्रुप्स अब ऐड करता है किस डीएनए के? ई कोलाई के डीएनए के। सो जब ये बेटा मिथाइल ग्रुप इसके साथ ऐड करता है, इसकी वजह से बेटा ई कोलाई का डीएनए स्टेबल होता है। अब बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको तोड़ सकता नहीं है। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि जब भी ई कोलाई में लैम्ब्डा फौज अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अंदर ठोक देता है, तो वो बेटा डिफेंस में ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनाता है, जिसकी वजह से वो बेटा लैम्ब्डा फौज के डीएनए के टुकड़े टुकड़े करता है। सर ये ई कोलाई के डीएनए के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता है ना, मगर नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि बेटा ई कोलाई उसी टाइम एक एंजाइम बनाता है दैट्स कॉल्ड एज मिथाइलेस, और ये मिथाइलेस क्या करता है? ये बेटा ई कोलाई के डीएनए को मिथाइलेट कर देता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब बेटा जो बैक्टीरियो बेटा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो बेटा ई कोलाई के अपने डीएनए को बेटा शाबाश लाइसिस नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं। इसी एक्टिविटी को पहली बार बेटा एक साइंटिस्ट ने देखा और नाम था उसका आर्बर। 1963 में बेटा आर्बर ने 1963 में देखा, ये बेटा एक्टिविटी देखी ई कोलाई में, जिस ई कोलाई में बेटा लैम्ब्डा फौज जा रहा था। तो आर्बर ने पहला रिपोर्ट किया कि जब मैं देख रहा था कि ई कोलाई में लैम्ब्डा फौज जा रहा है, तो मैंने देखा कि ई कोलाई में दो किस्म के एंजाइम्स बने। वन इज
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो उसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ लैम्ब्डा फॉय से नजात दिलवाता था, और उसी टाइम मिथाइलेज की एक्टिविटी भी मैंने देखी जो बेटा ई कोलाई के अपने डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहा था, किससे बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो इसीलिए बेटा ये क्रेडिट आर्बर को जाता है जिसने पहली बार बेटा ये इशारा दिया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया में होते हैं, एंड दे शो डिफेंस, दे प्रोवाइड देम डिफेंस अगेंस्ट द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। और अब बेटा होड़ लगी इन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे। और एक और पॉइंट बेटा आर्बर ने उस टाइम कहा, आर्बर ने कहा कि मैंने एक अजीबोगरीब किस्सा देखा कि जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये डीएनए को खास साइट्स पे काटते हैं, ये डीएनए को बेटा स्पेसिफिक साइट्स पे काटते हैं, ऐसा नहीं कि हर किसी जगह काटते। सो ये दो चीजें बेटा आर्बर ने दुनिया को दी। उसके बाद बेटा फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था स्मिथ और दूसरे का नाम था नेथन। और स्मिथ और नेथन ने बेटा पहली बार आइसोलेट किया, अलग निकाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और उसका नाम रखा गया हिंद 2। सो जो ये हिंद 2 है बेटा ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, और ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है बेटा जो डिस्कवर या आइसोलेट किया गया। और ये आइसोलेट किया गया एक बैक्टीरिया से, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। तो इसीलिए बेटा इसका नाम पड़ा HIND। H मींस हीमोफाइलस, IN मींस इन्फ्लुएंजी, और D का मतलब हुआ ये हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी के एक स्ट्रेन से देखा निकाला गया, एंड दैट्स कॉल्ड एज RD स्ट्रेन। सो D जो है उस स्ट्रेन के नाम पे दिया गया। अब बेटा ये आपको आया हुआ कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये बेटा शाबाश नेचुरली किन में बनते हैं, बैक्टीरिया में। कब बनते हैं, अगेन डिफेंस अगेंस्ट द बेटा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। और इनका मेन काम क्या होता है कि ये बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट्स पे काटते हैं। इसीलिए बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कभी कभी हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल, सॉरी बेटा हम इनको नाम देते हैं बेटा मॉलिक्यूलर सीजर्स। इनको हम कभी कभी बेटा एक नाम देते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। सीजर्स मींस कैंची। तो ये बेटा डीएनए को काटते हैं ना, इसलिए बेटा इनको एक निकनेम भी दिया जाता है मॉलिक्यूलर सीजर्स। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि सर आपने कहा कि जो ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ये शाबाश बेटा साइट, स्पेसिफिक साइट्स पे डीएनए को काटता है, एंड दोज साइट्स आर कॉल्ड एज रिकॉग्निशन साइट्स या रिकॉग्निशन सीक्वेंस। सर अब ये रिकॉग्निशन साइट्स क्या है? इससे पहले कि बेटा हम रिकॉग्निशन साइट्स पे आए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज तक बेटा 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किए गए हैं फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। ये बेटा आप याद रखेंगे। उसके बाद बेटा अब हम डायरेक्टली आएंगे कि ये रिकॉग्निशन साइट्स क्या होती है। सब कुछ बेटा नोट पे लिखा गया, जब इंशाल्लाह आप नोट पढ़ेंगे तो बस बेटा बहुत अच्छी तरह से आपको ये समझ आएगा। सपोज बेटा मेरे पास यहां पर अब एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इकॉर1, मशहूर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि इसका जिक्र बेटा टेक्स्ट बुक ने किया है, नहीं तो 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आज तक डिस्कवर हुए हैं। हम बेटा इसी इकॉर1 पे बेटा अपना पूरा शिकंजा कसेंगे। देखिए बेटा जो ये इकॉर1 है इसकी बेटा अपनी एक रिकॉग्निशन साइट होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप बार बार जिक्र करते हो रिकॉग्निशन साइट का, अब हमें बोलिए ना कि रिकॉग्निशन साइट या सीक्वेंस क्या होती है। एक्चुअली बेटा ये पैलियंड्रोम सीक्वेंस होती है, जहां पर भी आपको डीएनए में बेटा पैलियंड्रोम सीक्वेंस मिलेगी, एट दैट टाइम बेटा ये सीक्वेंस किसी ना किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रिकॉग्निशन साइट होती है। अब क्वेश्चन उठेगा सर ये पैलियंड्रोम सीक्वेंस क्या होती है। अब बेटा जरा गौर से यहां पर देखिएगा, मैं यहां पर बेटा अब आपके सामने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना रहा हूं। नजर बेटा बराबर यहां पे आप दौड़ाइएगा। ये है बेटा 5 प्राइमर, 3 प्राइमर, यह है बेटा 3 प्राइमर, 5 प्राइमर, क्योंकि आपको पता है जो डीएनए होता है बेटा एंटी पैरेलल, इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, 5' 3' 3' 5'। अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, यहां पे अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पे बेटा न्यूक्लियोटाइड्स या बेसिस लाता हूं। चले बेटा यहां पे साइटोसिन है, यहां क्या होगा ग्वानिन,
चलिए बेटा यहां पे एडेनिन है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, यहां क्या होगा थाइमीन। चलिए बेटा यहां पे ग्वानिन है, यहां क्या होगा बेटा साइटोसिन, यहां पे बेटा थाइमीन है, यहां क्या होगा एडेनिन। इसी तरह बेटा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड बेसिस एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री बेसिस पेयर करेंगे। ये भी आपको पता है साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और एडेनिन और थाइमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। तो चले बेटा कारवां आगे बढ़ाएंगे। ये ए है, ये टी है, ये यहां सी है, ये जी है। क्लियर। उसके बाद बेटा अब देखिए यहां मैं क्या करूंगा, यहां मैं बेटा सीक्वेंस का कलर चेंज करूंगा ताकि बेटा आगे जाके आपको यहां पे कंसेप्ट डेवलप हो जाए। ये जी है, ये सी है, ये ए है, ये बेटा यहां टी है, ये यहां ए है, ये यहां बेटा टी है, ये यहां पे बेटा टी है, ये यहां पे ए होगा, ये यहां पे बेटा टी है बेटा, ये यहां पे ए है, ये यहां पे सी है और ये यहां पे जी है, सो ऑन एंड सो ऑन। उसके बाद बेटा अब जरा गौर से यहां पर देखिएगा, अच्छी तरह से करार में बेटा सब कुछ देखिएगा। ये एडेनिन है, ये थाइमीन है, ये साइटोसिन है, ये ग्वानिन है, ये एडेनिन यहां, ये थाइमीन यहां, ये साइटोसिन यहां और ये ग्वानिन यहां। अब बेटा मैंने आपके सामने बेटा एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया, कोई शक? अब बेटा नजर रखिएगा। देखिए बेटा अगर हम देखेंगे इस डीएनए की ओर अच्छी तरह से, एक रीजन बेटा मैंने यहां पे डिफरेंट कलर से बनाया, पिंक कलर से मैंने यहां पर बेटा एक रीजन बनाया, GAATTC। कोड भी याद रख सकते हैं, गा। गा मींस GAA, गा गा। टेबल टेनिस कोर्ट पे गा, GAA, टेबल टेनिस TT, कोर्ट मीन C। तो याद रहा आपको बेटा सीक्वेंस क्या है, गा टेबल टेनिस कोर्ट पे, GAA गा टेबल टेनिस TT कोर्ट C। आगे ना बेटा GAATTC। सो जब हम बेटा इस GAATTC को देखते हैं तो चलिए बेटा इसको आप 5' एंड से 3' एंड की ओर देखिएगा तो सीक्वेंस क्या आ रही है, 5' to 3' GAATTC। अब बेटा जो इसका एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है उसमें बेटा आपको सीक्वेंस सेम रखनी है, सेम फैशन में पढ़ना है। फैशन क्या रखना बेटा, 5' 3', क्योंकि आपने इस सीक्वेंस को किस डायरेक्शन में स्टडी किया बेटा, शाबाश 5' 3'। अब इसकी भी सीक्वेंस आपको वही रखनी पड़ेगी, 5' 3'। अब जरा गौर से देखिएगा, G G, A A, A A, T T, T T, C C। जब बेटा दो डीएनए के स्ट्रैंड्स की सीक्वेंस क्या होगी, सेम, जब उनको हम सेम फैशन में स्टडी करेंगे, टेक्स्ट बुक लिख रही है कि जब आप उसको सेम फैशन या सेम डायरेक्शन में स्टडी करोगे तो बेटा फैशन क्या रहा, 5' 3', यहां पे क्या रहा 5' 3'। तो एट दैट टाइम बेटा अगर ये बेस सीक्वेंसेस क्या रही, सेम, सो एट दैट टाइम बेटा वी कॉल दैट एज पैलियंड्रोम डीएनए। सो जो डीएनए आपको यहां पर दिख रहा है यही तो है बेटा आपका पैलियंड्रोम डीएनए। आज के बाद बेटा याद रखना, पैलियंड्रोम डीएनए वो सीक्वेंस होती है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जिनमें बेटा बेस सीक्वेंस क्या आएंगी, सेम, जब उनको हम सेम फैशन में स्टडी करते हैं। फैशन मींस कि अगर आप इसको 5' 3' में ला रहे हो, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड को भी आपको 5' 3' में लाना पड़ेगा, और अगर उनकी सीक्वेंस क्या आ रही है बेटा, सेम, सो एट दैट टाइम वी कॉल्ड एज पैलियंड्रोम। एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा बेटा, अंग्रेजी में एक लफ्ज है, अगर आपने बेटा देखा होगा MADAM, मैडम। तो चले बेटा मैडम को आप ऐसे पढ़िएगा MADAM, अब उल्टा पढ़िएगा MADAM। सो दिस इज द पैलियंड्रोम वर्ड, क्योंकि जब आप इसको एक डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, शाबाश प्रोनाउंसिएशन मैडम आ रही है, उल्टी डायरेक्शन में पढ़ रहे हो प्रोनाउंसिएशन मैडम आ रही है। इसी तरह बेटा एक और वर्ड है मलयालम, जो आपकी बेटा टेक्स्ट बुक में भी लिखा है। अगर आप मलयालम को बेटा इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो मलयालम आएगा, आप अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ो तो मलयालम आएगा, पैलियंड्रोम वर्ड है। इसी तरह बेटा यहां पर भी जो सीक्वेंसेस बेटा अपोजिट स्ट्रैंड में सेम आ रही है, जब आप उसको बेटा सेम फैशन में स्टडी कर रहे हो तो एट दैट टाइम बेटा वी कॉल इट एज पैलियंड्रोम सीक्वेंस। आप देखिए बेटा जो ये इकॉर 1 यहां पर है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको हम बेटा ई कोलाई से हासिल करते, तभी पे उसका नाम इकॉर 1, ये हम ई कोलाई से बेटा हासिल करते हैं, और ई कोलाई की एक स्ट्रेन है RY13 स्ट्रेन, वहां से बेटा हम इसको हासिल करते हैं, इसलिए बेटा इसका नाम ही पड़ा इस एंजाइम का इकॉर 1।
अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, जो ये ECOR1 है, अब देखिए बेटा इसकी पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या है। जब ये बेटा डीएनए को इनस्पेक्ट करता है, जब आप बेटा इस डीएनए को ट्रीट करोगे किससे बेटा, ECOR1 से, तो देखिए बेटा अब ECOR1 क्या करेगा, ये डीएनए की सीक्वेंस को इनस्पेक्ट करेगा, किया कि नहीं। और जब ये डीएनए की सीक्वेंस को इनस्पेक्ट करेगा, ये खाली बेटा एक सीक्वेंस को देखना चाहता है, GAATTC। और जहां पर भी बेटा अब ये ECOR1, ये देखिए बेटा, ये यहां पे मैं ECOR1 ला रहा हूं, चलिए उसका डिफरेंट कलर हम लेंगे। ये बेटा अब मैं यहां पे ECOR1 ला रहा हूं, और जो ही बेटा ये अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस देखता है, ये रुक जाता है। और उसके बाद बेटा जब ये रुक जाता है, जहां पर बेटा इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, उसी टाइम बेटा अब ये क्या करता है, अब ये ढूंढता है अपनी साइट, एंड दैट साइट इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन साइट। गौर कीजिएगा बेटा, यहां पे थोड़ा बहुत मैं बेटा कॉम्प्लिकेटेड मसला बना रहा हूं। आगे रिकॉग्निशन साइट बेटा नजर रखिएगा, एक हुई रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट मींस सीक्वेंस, पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या है बेटा, GAATTC। जो ही ये बेटा अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस देखता है, रुकता है ना। अब इसको बेटा इसको काटना है ना, इस स्ट्रैंड को भी काटना है, इस स्ट्रैंड को भी काटना है, और जहां पर अब ये इसको काटेगा, साइट वना बेटा रेस्ट्रिक्शन साइट, और ये हमेशा काटता है बेटा बिटवीन GA। यहां पे है ना बेटा GA, अपोजिट स्ट्रैंड पे भी ये काटेगा, कहां पे बेटा, बिटवीन GA। याद रखिएगा बेटा कि जब रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, जिसको सॉरी बेटा रिकॉग्निशन साइट होती है, रिकॉग्निशन साइट एक सीक्वेंस है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस है, जो बेटा स्पेसिफिक होती है फॉर स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और उसके बाद बेटा अब इसी रिकॉग्निशन सीक्वेंस में रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, जहां पे बेटा अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को काटेगा बाय ब्रेकिंग ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन, उसी को काटेगा। अब देखिए बेटा काटेगा कहां पे, इस स्ट्रैंड को काटेगा बिटवीन GA, काटा यहां पे, और इस स्ट्रैंड को भी काटेगा बिटवीन GA। तो ये अगला पॉइंट बेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, वो बेटा अपनी पैलिंड्रोम सीक्वेंस को, रिकॉग्निशन सीक्वेंस को या साइट को जब देखता रुकता है, और उसके बाद उसको काटता है, कहां पर बेटा, रेस्ट्रिक्शन साइट पे। चाहे बेटा एक स्ट्रैंड हो, दूसरी स्ट्रैंड हो, बेसिस क्या होती है, सेम। जिन दो बेसिस के बीच में बेटा ये काटता है, वो एक स्ट्रैंड पे भी सेम होती है और दूसरे स्ट्रैंड पे भी सेम होती है। ऐसा नहीं है कि बेटा यहां पे GA के बीच में काटेगा और यहां पे CT के बीच में काटेगा, ना ना ना। अगर यहां GA के बीच में काटा, इसको भी GA के बीच में काटेगा, और जब ये कटा तो यहां पर बेटा ये DNA ऐसे कट गया ना, और ये DNA ऐसे कट गया। तो ये है बेटा आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो हो बेटा आपको पता चला कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां से डिस्कवर हुए, कैसे बनते हैं, कहां पे होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, और जब ये काटते हैं डीएनए को ऐसे ही नहीं काटते, ये स्पेसिफिक पॉइंट्स पे काटते हैं। तो ये आप बेटा अपने जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा वहां पे आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, और इसका पीडीएफ भी अगर आप देखेंगे, ये मैंने सारा बेटा इसका पीडीएफ बना के रखा है, जो आपको इंशाल्लाह मिलेगा, और जब आप इसको आप पढ़ोगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चले बेटा अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आऊंगा, जो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर क्लोनिंग वेक्टर्स एंड नेम द क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग यूज्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहले बेटा हम देखेंगे, इसका भी पीडीएफ अगर आप देखेंगे बेटा मैंने पीडीएफ बना के रखा है, इसलिए बेटा आपको कोई परेशानी नहीं है। मगर अब बेटा यहां पे इसको सीखने की जरूरत है, इसलिए बेटा बायोटेक्नोलॉजी में भी मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, और मैंने मुनासिब समझा कि नहीं मैं रूबरू आपके साथ चेहरे फेस टू फेस आऊं, क्योंकि टफ टॉपिक है। वेलफेयर बेटा बहुत आसान टॉपिक था, ये टफ टॉपिक है, इसलिए बेटा रूबरू आ रहा हूं। अब जरा गौर से यहां पर देखिएगा कि ये क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है। गौर से बेटा यहां पर देखिएगा, प्लीज बेटा नजर रखिएगा। सपोज ये मेरे पास एक बैक्टीरिया है, नजर रखिएगा बेटा, एंड दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बैसिलस, नजर रखिएगा बेटा, थ्यूरिनजेनेसिस, मशहूर सॉइल बैक्टीरियम है बेटा। और जो इस सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है, अगर मैं बेटा अब इसका डीएनए देखूंगा, इसके डीएनए में अल्लाह ने बेटा खास किस्म के जीन्स रखे हैं, एंड दोज जीन्स आर कॉल्ड एज क्राई जीन। चलो मैं एक ही जगह दिखाऊंगा, एंड दोज जीन्स आर कॉल्ड एज क्राई जीन्स। और जो क्राई जीन्स होते हैं बेटा, ये एक जहर बनाते हैं, इनएक्टिव जहर बनाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्राई प्रोटीन।
नजर बराबर रखिएगा। तो क्राई जीन से बेटा एक इनएक्टिव या प्रोटोटॉक्सिन बनता है एंड दैट्स कॉल्ड एज क्राई प्रोटीन। और इस क्राई प्रोटीन को हम बेटा एक और नाम देते हैं बीटी टॉक्सिन। बीटी इसलिए B फॉर बैसिलस, T फॉर थ्यूरिनजेनेसिस, इससे एक जहर निकलता है एंड दैट इज कॉल्ड एज बीटी टॉक्सिन। और बेटा ये इनएक्टिव होता है, इसलिए हम कभी कभी इसको एक और नाम देते हैं प्रोटोटॉक्सिन। पर बेटा इस टॉक्सिन में एक जबरदस्त एडवांटेज, गौर से देखिएगा। देखिए बेटा, जब कोई इंसेक्ट इस टॉक्सिन को लेता है, इंजेस्ट कर देता है, किसी भी वजह से इंजेक्ट हुआ, इंसेक्ट ने खाया, अब जो ये बेटा टॉक्सिन है इनएक्टिव है, फितरतन ये इनएक्टिव है। अब जब ये बेटा इनएक्टिव टॉक्सिन एक इंसेक्ट के बेटा बॉडी में चला जाता है, आपको पता होना चाहिए कि जो इंसेक्ट होता है उसका जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर गट, शाबाश बेटा, मिड गट एंड हाइंड गट। और जब ये बीटी टॉक्सिन बेटा अब चला जाता है इस इंसेक्ट के मिड गट में, वहां पे बेटा अल्कलाइन पीएच होता है और अल्कलाइन पीएच की होने की वजह से जो ये बीटी टॉक्सिन है ये बेटा एक्टिव हो जाता है। और जो ही एक्टिव हो जाता है बेटा ड्यू टू अल्कलाइन पीएच, 2 बार नीट में आया है, अल्कलाइन पीएच की वजह से बेटा ये एक्टिव हो जाता है और ये बेटा चिपक जाता है इंटेस्टाइनल सेल से, मिड गट की सेल से, इंटेस्टाइन नहीं कहेंगे, मिड गट के सेल से बेटा चिपक जाता है, उनमें पोर्स करता है, उनमें पानी चला जाता है और वो बर्स्ट होते हैं, इसी के साथ इंसेक्ट मर जाता है। अब साइंटिस्टों ने सोचा कि बहुत सारे बेटा इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे प्लांट्स को फना करते हैं, जो हमारे प्लांट्स के लीव्स को खाते हैं और हमें अरबों खरबों का नुकसान करते हैं, स्पेशली बेटा क्रॉप इंडस्ट्री में। अब साइंटिस्टों ने सोचा कि जो इंसेक्टिसाइड्स हम इस्तेमाल करते हैं इसकी वजह से क्या होता है कि जब बेइंतहा हम इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इन प्लांट्स को इन इंसेक्ट से बचाएं, चाहे वो बेटा कोलियोप्टेरन ग्रुप के इंसेक्ट्स हो, लिपिडोप्टेरन ग्रुप के इंसेक्ट्स हो, डिप्टेरा ग्रुप के बेटा इंसेक्ट्स हो, हाइमेनोप्टेरा के ग्रुप के इंसेक्ट्स हो, ये बेटा हमारे लिए मुसीबत का सबब है क्योंकि ये बेटा इन प्लांट्स के लीव्स को खाते हैं। जब लीव्स खाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम, प्रोडक्शन कम, क्रॉप इंडस्ट्री को नुकसान। इसीलिए बेटा फिर फार्मर्स क्या करते हैं, ये इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि इंसेक्ट जो इनकी पॉपुलेशन कम हो जाए, मर जाए इन इंसेक्टिसाइड्स की वजह से। मगर बेटा इसका हमने बहुत बड़ा खमियाजा उठाया। नो डाउट बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज की, हमने पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का बेइंतहा इस्तेमाल किया, मगर उसका हमें बेटा बहुत बड़ा खमियाजा उठाना पड़ा। खमियाजा ये कि ये इंसेक्टिसाइड्स, ये पेस्टिसाइड्स, ये हर्बिसाइड्स बेटा हमारी फूड वेब में आ गए, बायो मैग्निफिकेशन हुई जिसकी वजह से बेटा ह्यूमन बींग्स को बहुत बड़ी तकलीफ हुई। बेटा ये सारे लगभग कार्सिनोजेनिक होते हैं, म्यूटाजेनिक एजेंट्स होते हैं। इसकी वजह से बेटा जब ये फूड के जरिए हमारे आगे बॉडी में आगे, कैंसर आम हो गए, म्यूटेशंस आम हो गए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आम हो गए। इसलिए बेटा साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना हम अब इस क्राई जीन को निकालें। गौर से देखिएगा बेटा, अगर हम इस क्राई जीन को निकालेंगे फिर इन प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करेंगे और प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करते ही अब ये प्लांट्स क्या बनाएंगे बेटा, बीटी टॉक्सिन। अब लीव्स में क्या आएंगे, बीटी टॉक्सिन। और जो ही कोई इंसेक्ट इस प्लांट के लीव को खाएगा जिसपे हमने एक क्राई जीन इंट्रोड्यूस किया है, जिसको अब हम बीटी क्रॉप कहते हैं, तो इंसेक्ट जो ही बेटा लीव को खाएगा, बीटी टॉक्सिन खाएगा, बीटी टॉक्सिन खाएगा, तो ये बीटी टॉक्सिन बेटा उसके मिड गट में जो अल्कलाइन पीएच है एक्टिव हो जाएगा और उस इंसेक्ट को मारेगा। सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी। सर अगर हम ये क्रॉप्स खाएंगे हम भी तो फिर जहर लेते हैं, हम भी तो मर जाएंगे ना। बेटा हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि जब हम फूड लेते हैं वो हमारे स्टोमक में जाता है और स्टोमक में एसिडिक पीएच होता है और एसिडिक पीएच में बेटा ये जो टॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन है, ये बेटा एक्टिवेट नहीं होता, खत्म हो जाता है। इसलिए बेटा इंसान जब बीटी क्रॉप्स खाता है उसको कोई असर नहीं हो जाता है। अब क्वेश्चन यहां पर समझा हमने कि अब हमने इस क्राई जीन को इंट्रोड्यूस करना है किसमें, प्लांट में। अब कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बेटा बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस को कहूंगा इजाजत है, बोलेगा क्या मैं आपका क्राइजीन थोड़ी देर के लिए ले लूं? कहेगा कोई बात नहीं, ले लो। उसके बाद बेटा मैंने क्राइजीन लिया और उसके बाद प्लांट सेल को सलाम ठोकूंगा, क्या मुझे इजाजत है कि मैं इस जीन को आप में डालूं?
और कैसे बेटा, आंखों से कुछ दिखता ही नहीं है, हमें बैसिलस thuringiensis आंखों से दिखता ही नहीं है, हमें प्लांट सेल आंखों से दिखती ही नहीं है, तो फिर कैसे हम जीन को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम बैसिलस thuringiensis इनटू द प्लांट सेल? यहां पर बेटा देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कारनामा करती है। हम बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के जरिए, जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, इस डीएनए के टुकड़े टुकड़े करते हैं, फिर बेटा हम क्राई जीन को अलग निकालते हैं, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस से वो पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अब जब क्राई जीन अलग निकला, अब मुझे इस क्राई जीन को बेटा किस में ट्रांसफर करना है? प्लांट सेल में। नहीं डायरेक्टली कर सकता हूं, क्योंकि जब मैं बेटा क्राई जीन को डायरेक्टली ट्रांसफर करूंगा किस में बेटा? प्लांट सेल में। वो बेटा ये एक प्लांट सेल में गया, उसके बाद ये प्लांट सेल मल्टीप्लाई करेगी ना बेटा। अब जब ये मल्टीप्लाई करेगी, क्राइजीन कितना है? एक। हो बेटा क्राइजीन मल्टीप्लाई थी गसुन, ताकि हर किसी सेल में चला जाए, और इसीलिए बेटा हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं एक क्लोनिंग वेक्टर। अब जरा गौर से देखिएगा, आमतौर जो क्लोनिंग वेक्टर्स हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली बेटा प्लाज्मिड्स इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है कि जो प्लाज्मिड्स है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, सर्कुलर डीएनए स्ट्रक्चर लेकर चलते हैं। और इसी प्लाज्मिड में अब देखिए बेटा हम क्या करते हैं, हम बेटा लाइगेट करते हैं इस क्राइजीन को। कैसे? एक लंबी टेक्निक है, उसमें मुझे यहां जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बेटा हम क्या करते हैं, हम इस क्राइजीन को बेटा अब लाइगेट करते हैं किसमें? क्लोनिंग वेक्टर में, प्लाज्मिड में। किया कि नहीं? सो दैट मींस कि बेटा क्लोनिंग वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके डिजायर्ड जीन को क्या करते हैं? कैरी। उसके बाद बेटा अब कैरी ही नहीं करते हैं, अब जब ये प्लांट सेल में जाएगा, सपोज बेटा अगर मैं यहां पे अब प्लांट सेल को लाऊंगा, गौर से बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा, ये अब आपकी यहां पर एक प्लांट सेल है। अब मैंने प्लांट सेल में बेटा इस क्लोनिंग वेक्टर को डाला, व्हाइट कलर से दिखाएंगे बेटा, क्लोनिंग वेक्टर को डाला, ये बेटा क्लोनिंग वेक्टर है जिसको हम प्लाज्मिड भी कहते हैं। उसके बाद बेटा इसी क्लोनिंग वेक्टर में मैंने इस डिजायर्ड जीन को लोड भी करके रखा है, लाइगेट करके रखा है। आप देखिए बेटा प्लाज्मिड ना सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट, इसमें ऑराई साइट होती है, और जब इसमें ऑराई साइट होती है ये बेटा अब इसके अंदर रेप्लिकेट करेगा, और जब ये रेप्लिकेट करेगा ये बेटा इस डिजायर्ड जीन को भी रेप्लिकेट करेगा ना, ये इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा ना। और इसकी वजह से बेटा जब ये प्लांट सेल डिवाइड करेगी तो अब ये क्लोनिंग वेक्टर बेटा डिजायर्ड जीन लेकर इसमें भी आएगा ना, और इसमें भी ये डिजायर्ड जीन लेकर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोनिंग वेक्टर के बेटा दो इंपॉर्टेंट फंडा है। पहला इंपॉर्टेंट फंडा ये है कि ये आपके डिजायर्ड जीन को कैरी करता है, और उसके बाद बेटा ये आपके डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल में बेटा मल्टीप्लाई भी करवाता है, रेप्लिकेट भी करवाता है। क्योंकि जो बेटा क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं मोस्टली प्लाज्मिड्स, इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन का बेटा मेथड होता है, इनमें अपनी ऑराई साइट होती है, और जब ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं ये डिजायर्ड जीन को भी रेप्लिकेट करते हैं, जिसकी वजह से डिजायर्ड जीन की बहुत सारी कॉपीज होस्ट सेल में बनती है, ताकि हर किसी होस्ट सेल में आफ्टर डिवीजन ये डिजायर्ड जीन जाए। वही तो हम चाहते हैं बेटा। So this is the importance of the cloning vector. तो हो बेटा आपको पता चला कि क्लोनिंग वेक्टर क्या है। अब बेटा जरा गौर से यहां पर देखिएगा, अब मेरा क्वेश्चन अगला पड़ाव कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास प्लांट सेल होगी, गौर से बेटा यहां पर देखिएगा, और यहां से आपकी एनिमल सेल है। अब मुझे डिजायर्ड जीन को बेटा ट्रांसफर करना है किस सेल में बेटा? प्लांट सेल में। सो ये मेरा डिजायर्ड जीन है, गौर से बेटा यहां पर नजर रखिएगा, ये मेरा डिजायर्ड जीन है, इसको मुझे ट्रांसफर करना है बेटा प्लांट सेल में। डायरेक्टली तो नहीं करूंगा, मुझे क्लोनिंग वेक्टर की जरूरत है। इसी तरह बेटा यहां पर मेरे पास बेटा एनिमल सेल है, अब मुझे बेटा यहां पर ये डिजायर्ड जीन है, इसको मुझे ट्रांसफर करना है बेटा किसमें? एनिमल सेल में। डायरेक्टली तो नहीं होगा, ये बेटा मैं यहां लिखूंगा आपके दिल के तस्कीन के लिए ये डिजायर्ड जीन है, और यहां पर भी मैं लिखूंगा आपके दिल के तस्कीन के लिए ये बेटा डिजायर्ड जीन है, जिसको मुझे अब ट्रांसफर करना है बेटा किसमें? प्लांट सेल में, ताकि ये प्लांट सेल में बेटा मल्टीप्लिकेट करे, ताकि ये प्लांट सेल बेटा जेनेटिक मैनिपुलेशन दिखाए, ट्रांसजेनिक बने। इसी तरह बेटा अब मुझे इस डिजायर्ड जीन को एनिमल सेल में ट्रांसफर करना है। कैसे करूं? कौन से क्लोनिंग वेक्टर्स का इस्तेमाल करूं? देखिए बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा, सबसे पहले मैं प्लांट सेल्स की बात करूंगा, प्लीज बेटा नजर रखिएगा। इसके लिए मैं यहां पर बेटा क्या करूंगा, एक नया स्क्रीन बेटा यहां पे आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि बेटा मैंने पीडीएफ में सब कुछ आपको बता दिया है, सब कुछ लिखवाया है। यहां पे मैं बेटा उसी पीडीएफ को एक एक लाइन के तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बेटा यहां पर मेरे पास ये प्लांट सेल है,
मैं चाहता हूं बेटा कि इस प्लांट सेल में मेरा ये डिजायर्ड जीन जाए। कैसे जाएगा? कौन सा ऐसा क्लोनिंग वेक्टर है जो इस डिजायर्ड जीन को प्लांट सेल में ले जाएगा और फिर प्लांट सेल में अच्छी तरह से उसको मल्टीप्लाई भी करवाएगा? एक बैक्टीरियम है बेटा, एंड दैट बैक्टीरियम इज कॉल्ड एज, अब नजर रखिएगा बेटा यहां पे, एंड दैट बैक्टीरियम इज कॉल्ड एज एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। नजर बेटा बराबर रखिएगा। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मशहूर सॉइल बैक्टीरिया है, और जो ये बेटा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन है, ये ऐसा बेटा बैक्टीरिया है जिसकी फितरत है कि ये डाइकॉट प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, मोनोकॉट प्लांट्स को नहीं। और जब ये डाइकॉट प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, डिजीज काजिंग बैक्टीरिया है, तो ये इन डाइकॉट प्लांट्स में एक डिजीज करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्राउन गॉल डिजीज। और जो क्राउन गॉल डिजीज करता है ना बेटा, किन में? डाइकॉट प्लांट्स में। एक किस्म का ट्यूमर है। सो प्लांट्स को भी बेटा ट्यूमर होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है बेटा प्लांट सेल्स में, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है प्लांट सेल्स में। अगर उनको इन्फेक्ट करेगा एक बैक्टीरिया, एंड दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। अब क्वेश्चन उठेगा ना बेटा सर कि अगर ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन इस प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेगा, ये डिजायर्ड जीन पहले यहां पे आराम करने दो इसको, अभी मैं इसके साथ छेड़ूंगा नहीं, पहले मैं बेटा एक बैक्टीरिया के साथ यहां खेलूंगा जो मेरे लिए एक ऐसा क्लोनिंग वेक्टर देने वाला है विच विल बी यूज्ड इन प्लांट सेल। अब देखिए बेटा, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन है किनको इन्फेक्ट करता है? डाइकॉट प्लांट्स को, और शाबा बेटा उनको एक ट्यूमर करता है, ट्यूमर डिजीज करता है, जहां पे अनकंट्रोल्ड बेटा डिवीजन प्लांट सेल्स का होता है, एंड दैट्स कॉल्ड क्राउन गॉल डिजीज। सर कैसे, इसमें ऐसा क्या होता है? बस बेटा देखिए इसमें क्या होता है। इस बेटा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन में एक प्लाज्मिड होता है, एंड दैट प्लाज्मिड इज कॉल्ड एज टाई प्लाज्मिड। नजर रखिएगा बेटा, इसको हम टाई प्लाज्मिड कहते हैं, TI, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में बेटा एक सेगमेंट होता है जीन्स का, यह बेटा वो सेगमेंट है, और इस सेगमेंट को हम कहते हैं TDNA। क्या कहते हैं बेटा? TDNA। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन है ये डाइकॉट प्लांट्स को कैसे क्राउन गॉल डिजीज करता है, ट्यूमर कैसे करता है, वही तो समझा रहा हूं बेटा। इसके पास एक हथियार होता है, एंड दैट हथियार इज कॉल्ड ए टाई प्लाज्मिड, और इसी टाई प्लाज्मिड में एक हथियार होता है इसके पास, TDNA, और इसी TDNA में बेटा एक जीन होता है, दैट्स कॉल्ड एज ओपिन जीन। एक और जीन होता है बेटा, दैट्स कॉल्ड एज साइटोकाइनिन जीन। एक और जीन बेटा इस TDNA में होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सिन जीन। 3 जीन्स बेटा इस रीजन में होते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड TDNA। अब देखिए बेटा क्या होता है, जब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, ये प्लांट का बेटा अपना DNA है, नजर रखिएगा बेटा, ये प्लांट का अपना DNA, गौर से बेटा देखिएगा। चलिए बेटा इसको मैं एक और कलर से लाऊंगा ताकि बेटा आपको फिर कोई परेशानी ना हो जाए। इसको बेटा हम एक और कलर से यहां लाएंगे, ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे। ये बेटा प्लांट का अपना DNA, नजर रखिएगा बेटा बराबर। अब देखिए बेटा होगा क्या, जब ये बेटा टाई प्लाज्मिड, या सॉरी बेटा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन इन्फेक्ट करता है बेटा किसको? प्लांट सेल को। विच क्या गेम गिना, ये अपने TDNA की बेटा रेप्लिका कॉपी बनाता है, और जब TDNA की यहां पर रेप्लिका कॉपी बनी, तो ये बेटा TDNA की इसने रेप्लिका कॉपी बनाई, इसको मैं रेड कलर से यहां पे बनाऊंगा। सो दैट मींस कि बेटा जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन है, जब ये प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है, ये अपने TDNA की रेप्लिका कॉपी बनाता है जो टाई प्लाज्मिड में होता है। उसके बाद बेटा जब इसने TDNA की रेप्लिका कॉपी बनाई, ये बनाई ना बेटा रेप्लिका कॉपी, गुसाना सारा नहीं दिखाएंगे, खाली बेटा ये TDNA की होस्ट के अंदर बेटा क्या बनाता है? रेप्लिका कॉपी। ये बनाना डबल स्ट्रैंडेड DNA। उसके बाद बेटा ये इस डबल स्ट्रैंडेड DNA को होस्ट के साथ जोड़ देता है, होस्ट DNA के साथ जोड़ देता है, और जब ये होस्ट DNA के साथ इसको जोड़ रहा है बेटा, अब ये TDNA की रेप्लिका कॉपी बनी ना, पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्लांट सेल।
अब जब ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्लांट सेल बना, अब बेटा इस प्लांट सेल में आया ना ओपीन जीन, ये बेटा मैं यहां लिखूंगा ओपीन जीन, साइटोकाइनिन जीन एंड ऑक्सिन जीन। इसकी वजह से बेटा ये ओपीन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन क्या बनेगा, ज्यादा, और इसकी वजह से बेटा अब ये प्लांट सेल जो है ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन दिखाती है, जिसकी वजह से बेटा इस प्लांट सेल को एक डिजीज होती है, इस प्लांट को एक डिजीज होती है, एंड दैट्स कॉल्ड एज क्राउन गॉल डिजीज। इसीलिए तो बेटा हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसमें सलाहियत होती है, जब ये प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है, ये अपने टाई प्लाज्मिड में जो टीडीएनए पार्ट होता है उसकी रेप्लिका कॉपी कर देता है, और फिर उस रेप्लिका कॉपी को इज्जत के साथ बेटा प्लांट के डीएनए के साथ जोड़ता है, जिसकी वजह से टीडीएनए की रेप्लिका कॉपी अब प्लांट जीनोम की पार्ट एंड पार्सल बनती है, जिसकी वजह से बेटा अब ये प्लांट का जो डीएनए है ये बेटा अब साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ओपीन ढेर सारा बना डालता है, जिसकी वजह से इसमें ट्यूमर इंडक्शन होती है, और ये मल्टीप्लाई बेटा बहुत तेजी के साथ आप मल्टीप्लाई प्लांट सेल्स करते हैं, और इनको एक डिजीज होती है क्राउन गॉल डिजीज। अब देखिए बेटा साइंटिस्टों ने क्या चालाकी की, गौर से यहां पर देखिएगा। अब मैं प्रीवियस डायग्राम पे वापस आऊंगा। ये बेटा मेरा डिजायर्ड जीन है ना, बात करो। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने अब टाई प्लाज्मिड को लाया। ये बेटा टाई प्लाज्मिड है, खुदा अकेले बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा। इसको हम एक और कलर से यहां लाएंगे ताकि बेटा आपको कोई परेशानी ना हो जाए, ताकि आपको सब कुछ समझ आए कि सर हमें क्या बोलना चाहता है। चलो बेटा इसको मैं इस कलर से लाऊंगा, येलो कलर से। गौर से देखिएगा, ये टाई प्लाज्मिड है, कहां से निकाला गया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन से। अब जरा गौर से देखिएगा, ये इसका बेटा टीडीएनए है ना, ये पार्ट, दिस इज द टीडीएनए, ये वाला पार्ट। अब बेटा ये टीडीएनए पार्ट जो इसमें है टाई प्लाज्मिड में, यही तो कैंसर काजिंग पार्ट है ना, ट्यूमर इंड्यूसिंग पार्ट है ना। अब देखिए बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा शाबाश इस टीडीएनए को निकाला अलग, खत्म किया इस टीडीएनए को। अब जब टीडीएनए बेटा खत्म हुआ, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स भी उड़ गए ना, तो अब बेटा इस टाई प्लाज्मिड का नाम पड़ा डिसआर्मड टाई प्लाज्मिड। क्यों बेटा इसका डिसआर्मड टाई प्लाज्मिड नाम पड़ा? क्योंकि इसमें बेटा टीडीएनए इन साइंटिस्टों ने, जेनेटिक इंजीनियर ने बाहर निकाला ना। अब बेटा ये डिसआर्मड रहा ना, उसके बाद क्या किया, जो ये डिजायर्ड जीन यहां पर है इसको बेटा इसके साथ लाइगेट करवाया। अब जरा बेटा जहां टीडीएनए था वहां क्या लाया गया, डिजायर्ड जीन। उसके बाद बेटा अब इसकी इंफेक्शन करवाई गई प्लांट सेल से। ये प्लांट सेल का बेटा जरा गौर से देखिएगा अपना जीनोम है ना, ठीक। अब जब ये बेटा टाई प्लाज्मिड, डिसआर्मड टाई प्लाज्मिड, जिसमें अब क्या है बेटा डिजायर्ड जीन, ये है ना बेटा इसमें डिजायर्ड जीन, जो इसमें बेटा इंट्रोड्यूस किया गया बाय रिमूवल ऑफ बेटा टीडीएनए, कैंसर काजिंग पार्ट या ट्यूमर काजिंग पार्ट। अब देखिए बेटा क्या हुआ, जब ये अंदर गया इसने बेटा रेप्लिका कॉपी बनाई ना अपने इस शाबा बेटा डिजायर्ड जीन की, एज यूजुअल, क्योंकि ये टीडीएनए की रेप्लिका कॉपी बनाता था ना। अब ये टीडीएनए के बजाय किसकी रेप्लिका कॉपी बनाएगा, डिजायर्ड जीन, और इंसर्ट करवाएगा किसके साथ बेटा, विद द होस्ट डीएनए, विद द प्लांट जीनोम। बन गया ना बेटा ये डिजायर्ड जीन, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्लांट सेल। तो आज के बाद बेटा सारे बच्चे याद रखना कि जब आपको प्लांट सेल में डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस करना होगा तो किस क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, गोली की रफ्तार से बेटा डिसआर्मड टाई प्लाज्मिड टाई प्लाज्मिड इस्तेमाल कर इस प्लांट सेल ट्यूमर। हमें क्या करना पड़ता है, हमें बेटा टाई प्लाज्मिड का टीडीएनए रिमूव करना पड़ता है, और उसी जगह बेटा हमें डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करना पड़ता है। फिर जब ये बेटा डिसआर्मड टाई प्लाज्मिड अलॉन्ग विद डिजायर्ड जीन किसमें चला जाता है बेटा, प्लांट सेल में, ये अपने डिजायर्ड जीन की वहां पे एज यूजुअल रेप्लिका कॉपी बनाता है, और वही रेप्लिका कॉपी बेटा शाबाश जुड़ जाती है प्लांट जीनोम के साथ, फिर उसको जोड़ता है, जिसकी वजह से बेटा अब ये डिजायर्ड जीन पार्ट एंड पार्सल बनता है प्लांट जीनोम का या प्लांट सेल का। So this is the beta concept कि which cloning vector is used in plant cells for beta cloning of gene that is disarmed tie plasmid। अब बेटा हम रुजू करेंगे कहां की ओर बेटा, टुवर्ड्स द एनिमल सेल, और देखेंगे बेटा कि एनिमल सेल में हम कौन सा शाबाश बेटा क्लोनिंग वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, ये आपकी यहां पे एनिमल सेल है,
नजर रखिएगा बेटा, कितने चालाक है ये साइंटिस्ट बेटा, कहां कहां से चीजों को बेटा लाते हैं और फिर कैसे बेटा इन चीजों से अपना काम निकालते हैं। जरा गौर से देखिएगा, ये अब प्लांट से एनिमल सेल है और ये एनिमल सेल का अपना डीएनए। नजर रखिएगा बेटा, आपने बेटा एक ग्रुप ऑफ वायरसेस पढ़ा होगा एंड दोज ग्रुप ऑफ वायरसेस आर कॉल्ड एज रेट्रोवायरसेस। एचआईवी का नाम तो सुना होगा। और जो ये रेट्रोवायरसेस होते हैं बेटा, इनमें अब एमआरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। इनमें बेटा एक एंजाइम होता है एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। इनमें बेटा एक और एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। एक और बेटा एंजाइम इनमें होता है एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज इंटीग्रेस। नजर बेटा बराबर रखिएगा, पढ़ा होगा एचआईवी में बेटा, मैंने पढ़ा है वहां पे। अब देखिए बेटा यहां पे क्या होगा, जो इनका ये आरएनए है, गौर से बेटा अब देखिएगा, जब एक रेट्रोवायरस एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है, वो बेटा एक तो अपना आरएनए डालता है, इसको हम दूसरे कलर से लाएंगे बेटा, ये इसका यहां पे आरएनए है, इसको डिफरेंट कलर से लाऊंगा। ये अब बेटा अपना आरएनए अंदर डालता है, आरएनए अंदर डालते ही ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम भी एनिमल सेल में डालता है और उसके बाद बेटा इंटीग्रेस एंजाइम भी अंदर डालता है। सो जब बेटा एक रेट्रोवायरस एक एनिमल सेल को इन्फेक्शन करता है, तीन चीजें बेटा अमानत के तौर पे अंदर भेजता है। एक तो अपना आरएनए, वेरी गुड, और उसके बाद बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम और इंटीग्रेस। अब देखिए बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम क्या करेगा, ये बेटा इसकी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉपी बनाएगा जिसको हम सीडीएनए कहते हैं, मशहूर बेटा सीडीएनए। आप जरा गौर से देखिएगा, इसने इसकी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉपी बनाई ना, क्योंकि बेटा आपको पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम इसीलिए तो बनाया गया है कि वो आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए। इसीलिए तो बेटा फिर सेंट्रल डॉगमा को चेंज करना पड़ा, रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। अब देखिए बेटा, जब इसने डीएनए को बनाया, सीडीएनए को बनाया, उसके बाद इंटीग्रेस क्या करता है, इंटीग्रेस बेटा इस सीडीएनए को पार्ट एंड पार्सल बना देता है। किसका साथ जोड़ता है बेटा, विद द जीनोम ऑफ एनिमल सेल। जोड़ा, सो बन गया ना बेटा अब ये एनिमल सेल इस एचआईवी या रेट्रोवायरस की गुलाम, क्योंकि जब बेटा इसका आरएनए अंदर बेटा डीएनए में तब्दील हुआ विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस और फिर इंटीग्रेस एंजाइम ने बेटा इसको जोड़ा होस्ट के डीएनए के साथ, बेटा एनिमल सेल के डीएनए के साथ। अब ये एनिमल सेल गुलाम हो गई बेटा किसकी, वायरस की, क्योंकि जो ये पार्ट बेटा वायरल डीएनए का है ये वायरल प्रोटीन्स बनाएगा और बेटा अब ये सेल गुलाम हो गई रेट्रोवायरस की। अब देखिए बेटा साइंटिस्टों ने क्या किया, गौर से देखिएगा। जो ये रेट्रोवायरसेस है बहुत खतरनाक वायरसेस है, इनमें भी कैंसर काजिंग जीन्स होते हैं। गौर से देखिएगा, जो ये बेटा इनका आरएनए यहां पे होता है ना, जब ये डीएनए में अब तब्दील हुआ, कुछ जीन्स बेटा इनमें अब कैंसर काजिंग जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से बेटा ये एनिमल सेल में क्या करते हैं, कैंसर। इसलिए बेटा बहुत सारे रेट्रोवायरसेस है, दे आर कैंसर काजिंग वायरसेस, क्योंकि इनके बेटा आरएनए में कैंसर काजिंग जीन्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, इनको हम वायरल ऑन्कोजीन्स कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है बेटा कि क्या हम बेटा इन रेट्रोवायरसेस को क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ना, कैसे, क्योंकि बेटा इनमें कैंसर काजिंग जीन्स है। अगर आप एनिमल सेल में बेटा इसको इस्तेमाल करोगे एज क्लोनिंग वेक्टर, एनिमल सेल को कैंसर करेगा, रैपिड मल्टीप्लिकेशन पे डालेगा, एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन पे डालेगा, अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन पे डालेगा। तो फिर क्या करें, देखिए बेटा हम क्या करते हैं, हम इस रेट्रोवायरस को डिसआर्म कर देते हैं। जैसे बेटा हमने अभी आपको कहा कि वहां पर बेटा टीडीएनए को हम निकालते, यहां पे बेटा हम कैंसर काजिंग जीन्स को रिमूव करते हैं और वहां पे बेटा शाबाश, सपोज अगर इस रीजन में कैंसर काजिंग जीन्स है, इनको हम रिमूव करते हैं और शाबा बेटा जब रिमूव किया इस कैंसर काजिंग जीन को, यहां पे बेटा अब इंट्रोड्यूस होता है क्या बेटा, आपका डिजायर्ड जीन। और जब यहां पे डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस हुआ, फिर जब ये बेटा इंफेक्शन करेगा शाबा बेटा किसको, एनिमल सेल को, ये इस डिजायर्ड जीन की अलॉन्ग विद बेटा आरएनए, क्योंकि कैंसर जीन निकाले गए, ये बेटा शाबाश इसका डीएनए बनाएगा ना, और अब ये बेटा चला गया इनटू द एनिमल सेल और एनिमल सेल में बेटा ये उसके जीनोम के साथ जुड़ेगा, बनाना बेटा बेस्ट क्लोनिंग वेक्टर फॉर एनिमल सेल। क्योंकि रेट्रोवायरस के पास बेटा कुव्वत होती है, दे नेचुरली इन्फेक्ट द एनिमल सेल्स। इसलिए बेटा हमें इनको पहले डिसआर्म करना पड़ता है,
बेटा आज के लेक्चर में अब हमने दो क्वेश्चंस आपके साथ बेटा बायोटेक्नोलॉजी के डिस्कस किए। एक तो बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डिस्कस हुआ, कोलोनिक वेक्टर्स डिस्कस हुए कि कौन कौन सा कोलोनिक वेक्टर हम एनिमल सेल में इस्तेमाल करेंगे और प्लांट सेल में। इसी से बेटा मुझे इजाजत दीजिए, अभी दो लेक्चर्स और लगेंगे, उसी के साथ बेटा आपका पूरा जो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 12th के स्टैंडर्ड के वो खत्म हो जाएंगे। तो फिर मैं बेटा एट अ टाइम सारे क्वेश्चंस आपको भेजूंगा और जहां पे पीडीएफ की जरूरत होगी वो भी भेजेंगे। बैठे खुदा के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।